नमस्कार दोस्तों, अलीसा सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन फॉर्मेट पे एक बार फिर आप सभी का स्वागत व हार्दिक अभिनंदन है। आज जो हमारी क्लास है वो महाद्वीपों से संबंधित तीसरी क्लास है और आज की इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे यूरोप महाद्वीप के ऊपर। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं यूरोप महाद्वीप को। तो यूरोप महाद्वीप जो है दोस्तों, इसका जो क्षेत्रफल है वो 6.5% है। यहाँ पर जनसंख्या जो निवास करती है वो 13.4% करती है। और इस महाद्वीप के जो उपनाम है वो क्या है? प्रायद्वीपीय प्रायद्वीप, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप और आधुनिक सभ्यता का देश इस महाद्वीप के उपनाम भी है। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। यूरोप महाद्वीप पढ़ते हैं दोस्तों। यूरोप महाद्वीप का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? यूरोप महाद्वीप का क्षेत्रफल है वो है 6.5%। ओके, कितना है? 6.5%। अब बात करते हैं जनसंख्या यहाँ पर कितनी निवास करती है। कि यूरोप महाद्वीप में जनसंख्या है वो कितनी निवास करती है? वो 13.5% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है। ओके, तो 13.5% यहाँ पर क्या करती है? जनसंख्या निवास करती है। अब बात करेंगे कि इस महाद्वीप के उपनाम कौन कौन से हैं। तो देखिए, पढ़ते हैं उपनामों को। इस महाद्वीप के उपनाम है, इसे देखिए, प्रायद्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप इस महाद्वीप को कहते हैं। और तीसरा इसका नाम है आधुनिक सभ्यता का केंद्र इस महाद्वीप को कहते हैं। आधुनिक सभ्यता का केंद्र इस महाद्वीप को कहते हैं। तो इस महाद्वीप के तीन उपनाम है, क्या क्या? प्रायद्वीपीय प्रायद्वीप, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप और आधुनिक सभ्यता का केंद्र यूरोप महाद्वीप को कहते हैं। इसकी जनसंख्या है वो 13.4% है और यहाँ का क्षेत्रफल है वो 6.5% है। अब देखिएगा आगे। अब बात करें हम बाल्टिक देशों की। बाल्टिक जो देश है, इस बाल्टिक देशों के अंदर कुल 3 देश आते हैं। क्या आते हैं? बाल्टिक देशों के अंदर कुल 3 देश आते हैं। लिथुआनिया और लातविया और एक और कौन सा आता है? इस्टोनिया आते हैं। तो ये 3 देश आते हैं, लिथुआनिया, इस्टोनिया और लातविया। ये 3 देश आते हैं किसके अंदर? बाल्टिक देशों के अंदर। तो ये बात आप ध्यान रखना कि बाल्टिक देशों के अंदर कुल 3 देश आते हैं, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया। ठीक है, तो बाल्टिक देश है कहां पर? यूरोप महाद्वीप के अंदर है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए, आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बाद सबसे छोटा महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो यूरोप महाद्वीप जो है दोस्तों, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ऑस्ट्रेलिया के बाद सबसे छोटा महाद्वीप है। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो यूरोप महाद्वीप है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से भी क्या है? छोटा महाद्वीप है। आगे देखिए, विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है ये। विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत जो महाद्वीप है वो कौन सा है? यूरोप महाद्वीप है। और सर्वाधिक ये विकसित, सबसे प्रथम, सबसे पहले जो विकसित हुआ था वो महाद्वीप कौन सा था? वो भी महाद्वीप था, वो यूरोप महाद्वीप था। तो विश्व का प्रथम विकसित महाद्वीप है वो कौन सा है दोस्तों? वो भी यूरोप महाद्वीप है। ये बात भी आप ध्यान में रखना। आगे देखिएगा, ब्रिटिश द्वीप समूह। ब्रिटिश द्वीप समूह के अंदर कितने देश आते हैं दोस्तों? ब्रिटिश समूह के अंदर भी कितने देश आते हैं? 3 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? 2 देश आते हैं। कितने देश? 2 देश आते हैं। एक तो आता है ग्रेट ब्रिटेन और दूसरा आता है आयरलैंड द्वीप समूह। एक तो आता है ग्रेट ब्रिटेन और दूसरा क्या आता है? आयरलैंड द्वीप समूह आता है। किसके अंदर? ब्रिटिश द्वीप समूह के अंदर। तो ध्यान रखना, ब्रिटिश द्वीप समूह के अंदर आपसे आपसे पूछे तो उसके अंदर ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड द्वीप समूह आते हैं। ठीक है, अगला स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड में देखिएगा, यूरोप महाद्वीप को हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए, आगे है ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन को पढ़ेंगे। ग्रेट ब्रिटेन जो है दोस्तों, ये किससे बना है? कितने देशों से मिलकर बना है ग्रेट ब्रिटेन? तो ये 3 देशों से बनकर बना है। स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड और इंग्लैंड। 3 देशों से मिलकर बना है क्या? ग्रेट ब्रिटेन। किससे? स्कॉटलैंड से, इंग्लैंड से और वेल्स इंग्लैंड से मिलकर बना है क्या? ग्रेट ब्रिटेन। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रेट ब्रिटेन के अंदर कितने देश आते हैं? तो 3 देश आते हैं। इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड और स्कॉटलैंड, ये 3 देश आते हैं ग्रेट ब्रिटेन के अंदर। अब देखिए आगे, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम है दोस्तों, देखिए यूनाइटेड किंगडम के अंदर कितने देश आते हैं? एक तो पूरा ग्रेट ब्रिटेन आता है, दूसरा क्या आता है? उत्तरी आयरलैंड आता है इसके अंदर। तो यूनाइटेड जो किंगडम है इसके अंदर देखिएगा, एक तो ग्रेट ब्रिटेन पूरा आता है
और दूसरा आता है उत्तरी आयरलैंड। क्या? उत्तरी आयरलैंड। तो यूनाइटेड किंगडम के अंदर एक तो ग्रेट ब्रिटेन यानी स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स आयरलैंड आता है, दूसरा इसके साथ उत्तरी आयरलैंड को जोड़ दिए उसको बनाते हैं यूनाइटेड किंगडम। ओके, आगे देखिए यूरेशिया। यूरेशिया क्या है दोस्तों? यूरोप का एशियाई जो भाग है, यूरोप का जो एशियाई भाग है उसे क्या बोलते हैं? यूरेशिया बोलते हैं। यानी यूरोप का अंदर जो एशियाई भाग का जो हिस्सा जा रखा है उसको ही क्या बोलते हैं? यूरेशिया बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए बाल्कन देश। ये बाल्कन जो देश है दोस्तों, ये भी कहाँ है? यूरोप महाद्वीप के अंदर। बाल्कन देशों के अंदर कुल कितने देश आते हैं? 4 देश आते हैं। 4 देश कौन कौन से हैं? देखिए एक तो है बुल्विया, बुल्गारिया। क्या आता है? एक तो बुल्गारिया आता है, दूसरा रोमानिया आता है, तीसरा अल्बेनिया आता है और चौथा यूनान राज्यों का संयुक्त रूप आता है। यूनान राज्यों का क्या आता है? संयुक्त रूप आता है। तो इसके अंदर देखिए कुल 4 देश आते हैं बाल्कन देशों के अंदर। एक तो आता है बुल्गारिया, दूसरा रोमानिया, तीसरा अल्बानिया और चौथा है यूनानी राज्यों का समूह। तो ये कुल कितने आते हैं? 4 देश इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंदर? बाल्कन देशों के अंदर। अब आगे देखिए स्कैंडिनेविया। स्कैंडिनेविया क्या है दोस्तों? नॉर्वे और स्वीडन और फिनलैंड और डेनमार्क का संयुक्त रूप है, उसको क्या बोलते हैं? स्कैंडिनेविया बोलते हैं। किस किस को? नॉर्वे को, स्वीडन को, फिनलैंड को और डेनमार्क का जो संयुक्त रूप है इनको क्या बोलते हैं? स्कैंडिनेविया बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये क्लास जो हमने इसे शॉर्ट तरीके से बनाकर आपको समझाने का प्रयास किया है, तो आशा करता हूं कि ये आपको अच्छी प्रकार से समझ आ रही होगी। चलते हैं अगली स्लाइड के ऊपर। देखिएगा अगली स्लाइड। अगली स्लाइड में पढ़ते हैं। अगली स्लाइड देखिएगा प्रमुख पर्वत श्रेणियां। यूरोप महाद्वीप की जो प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। देखिएगा तो सबसे पहले पढ़ते हैं ओल्पस पर्वतमाला। कौन सा पढ़ते हैं? ओल्पस पर्वतमाला। ओल्पस पर्वतमाला जो है इसका विस्तार कहां से कहां तक है? अटलांटिक महासागर से लेकर जो कैस्पियन सागर है वहां तक इसका विस्तार है। किसका? ओल्पस पर्वत का। तो ओल्पस पर्वत का विस्तार है वो कहां से? अटलांटिक महासागर से लेकर कैस्पियन सागर तक क्या है? ओल्पस पर्वत का क्या है? विस्तार है। कहां से? अटलांटिक महासागर से कैस्पियन सागर तक। सर्वाधिक जो इसका विस्तार है ओल्पस पर्वत का वो कहां पर है? स्विट्जरलैंड के अंदर है। कहां पर है? स्विट्जरलैंड के अंदर। तो आपसे पूछ ले कि ओल्पस जो पर्वत है, पर्वतमाला है, इसका सर्वाधिक विस्तार किस देश में है? तो वो है स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है, और ये क्या है? एक नवीनतम पर्वतमाला है। क्या है? एक नवीनतम पर्वतमाला है। कौन सी? ओल्पस पर्वतमाला। तो ओल्पस पर्वतमाला है वो अटलांटिक महासागर से लेकर कैस्पियन सागर तक क्या है? विस्तारित है यानी फैली हुई है। यह एक नवीनतम पर्वतमाला है। इस ओल्पस पर्वतमाला का सर्वाधिक जो विस्तार है वो कहां है? स्विट्जरलैंड के अंदर है। अब देखिएगा आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ते हैं एपीनाइन पर्वत। दूसरा पर्वत कौन सा है? एपीनाइन पर्वत। एपी9 क्या ध्यान रखना है? एपी9। एपी9 पर्वत है उसको पढ़ते हैं। एपी9 पर्वत है उसे इटली की रीढ़ की हड्डी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपी9 पर्वत को इटली की क्या कहते हैं? रीढ़ की हड्डी कहते हैं। किस पर्वत को? एपी9। एपी9 जो पर्वत है इसको इटली की रीढ़ की हड्डी कहते हैं। और देखिए सर्वोच्च चोटी माउंट कोनोग्रेडे है। माउंट कोनोग्रेडे यानी एपी9 पर्वत की सर्वोच्च चोटी जो है वो कौन सी है? माउंट कोनोग्रेडे है। माउंट कोनोग्रेडे किसकी ऊंची सबसे ऊंची चोटी है? एपी9 पर्वत की। ओके, आगे देखिएगा। अब तीसरी जो है वो देखिएगा 3 भागों में विभाजित है। क्या 3 भागों में विभाजित है? देखिएगा 3 भागों में विभाजित कौन सा है भाई? ओल्पस पर्वतमाला है वो 3 भागों के अंदर विभाजित है। कौन कौन से भागों के अंदर विभाजित है उसको पढ़ते हैं पहले। तो ओल्पस रेंज सबसे पहला जो भाग है किसका? ओल्पस पर्वतमाला जो 3 भागों के अंदर विभाजित है, उस 3 भागों के अंदर पहला जो भाग है वो कौन सा है? एल्पस ओल्पस रेंज। कौन है? ओल्पस रेंज। तो देखिए ओल्पस रेंज जो है इसका जो विस्तार है वो कहां से कहां तक है? इसका विस्तार है फ्रांस के अंदर, जर्मनी के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर और इटली के अंदर इसका क्या है? विस्तार है।
तो ओल्पस रेंज जो है उसका विस्तार कहां पर है? फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और इटली के अंदर, 4 देशों के अंदर इसका क्या है? विस्तार है। सर्वोच्च चोटी है जो है इसकी, वो कौन सी है? वो है माउंट ब्लैक। माउंट ब्लैक जो है वो 4807 मीटर ऊंची है। क्या है? माउंट ब्लैक कितनी ऊंची है? 4807 मीटर ऊंची है। माउंट ब्लैक फ्रांस व इटली की सीमा पर स्थित है। तो माउंट ब्लैक जो है दोस्तों वो किसकी सीमा पर स्थित है? फ्रांस और इटली की सीमा पर स्थित है। तो ओल्पस जो पर्वत श्रृंखला है वो उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है और उसके जो पहला भाग है वो क्या है? ओल्पस रेंज। ओल्पस जो रेंज है वो कहां कहां पर फैली हुई है? फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और इटली के अंदर ये फैली हुई है। इसका सर्वोच्च जो पर्वत है वो कौन सा है? अभी हमने पढ़ा माउंट ब्लैक 4807 मीटर ऊंचा है और ये फ्रांस और इटली की सीमा पर स्थित है। कौन सा? माउंट ब्लैक। ठीक है, तो यही आपको ध्यान रखना है। इसका दूसरा जो भाग है वो हमने ये पढ़ा, क्या है? एपिनाइन पर्वत। दूसरा भाग कौन सा है? एपिनाइन पर्वत, जो इटली की रीढ़ की हड्डी कहलाता है और इसकी सर्वोच्च चोटी है वो माउंट कोनोग्रेडो है। तीसरा जो इसका भाग है वो कौन सा है? वो है काकेश पर्वत। कौन सा पर्वत? काकेश पर्वत। काकेश पर्वत की, काकेश पर्वत जो है दोस्तों उसका जो विस्तार है वो है काला सागर से लेकर कहां तक है? कैस्पियन सागर तक। कहां से लेकर? काला सागर से लेकर कैस्पियन सागर तक फैला हुआ है। कौन सा पर्वत? काकेश पर्वत। ठीक है, अब देखिए काकेश पर्वत की जो सर्वाधिक ऊंची चोटी है वो कौन सी है? वो माउंट अल्ब्रूस है। क्या है? माउंट अल्ब्रूस, जो 5642 मीटर ऊंची है। कितनी है? 5642 मीटर ऊंची है। कौन? माउंट अल्ब्रूस, जो काकेश पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, इसका जो विस्तार है वो काला सागर से लेकर कैस्पियन सागर तक है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, अगली स्लाइड को देखिएगा। अगली स्लाइड में देखिएगा, पेरिनीजो पेरिनीज पर्वत। पिरेनीज पर्वत, पेरिनीज पर्वत क्या है? ये फ्रांस व चीन की सीमा पर स्थित है। तो पेरिनीज पर्वत जो है वो फ्रांस व चीन की सीमा पर स्थित है। किसकी सीमा पर? फ्रांस और चीन की सीमा पर स्थित है। कौन? पेरिनीज पर्वत। तो पेरिनीज है वो फ्रांस और चीन की सीमा पर स्थित है और यूरोप महाद्वीप की पर्वत श्रेणियों के अंदर प्रमुख है। अब देखिए जुर्रा पर्वत पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? जुर्रा पर्वत। जुर्रा पर्वत है ये सबसे सुंदर पर्वत है। फ्रांस व स्विट्जरलैंड की सीमा पर स्थित है। क्या है? फ्रांस और स्विट्जरलैंड की जो सीमा है उसके ऊपर स्थित है। क्या? जुर्रा पर्वत। तो जुर्रा पर्वत है वो सबसे सुंदर पर्वत है। यूरोप महाद्वीप का सबसे सुंदर पर्वत अगर पूछे तो वह है जुर्रा पर्वत और ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर स्थित है। ओके, आगे देखते हैं, पढ़ते हैं वोस्जेज पर्वत। क्या पढ़ते हैं? वोस्जेज पर्वत। वोस्जेज पर्वत है वो फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर स्थित है। वोस्जेज पर्वत है वो किस पर स्थित है? फ्रांस और जर्मनी जो है उसकी सीमा पर स्थित है। कौन? वोस्जेज पर्वत। आगे देखिए, कॉर्पेथियन पर्वत। कार्पेथियन पर्वत, कार्पेथियन पर्वत पढ़ते हैं। कार्पेथियन जो पर्वत है इसका जो विस्तार है वो कहां से? फ्रांस से लेकर स्विट्जरलैंड तक है। कहां से है? फ्रांस व स्विट्जरलैंड में है इसका विस्तार। दक्षिणी पोलैंड एवं चेक गणराज्य से चंद्राकार रूप में ये रोमानिया व यूक्रेन तक जाती है। ठीक है, तो इसका विस्तार फ्रांस व स्विट्जरलैंड में व दक्षिणी पोलैंड व चेक गणराज्य से चंद्राकार रूप से रोमानिया व यूक्रेन तक ये विस्तारित है। कौन सा? कार्पेथियन पर्वत। ओके, चलते हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड देखिएगा। अगली स्लाइड में क्या पूछा है? अगली स्लाइड में पूछा है प्रमुख नदियां। यूरोप महाद्वीप की जो प्रमुख जो नदियां हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं वोल्गा नदी। कौन सी नदी पढ़ते हैं? वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है जो 4852 किलोमीटर लंबी है। कौन सी नदी? वोल्गा नदी। वोल्गा नदी कहां पर है? यूरोप महाद्वीप में है और ये यूरोप की क्या है? सबसे लंबी नदी है और इसकी कुल लंबाई कितनी है? वो है 3852 किलोमीटर। कितनी है? 3852 किलोमीटर क्या है? वोल्गा नदी की कुल लंबाई है जो यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। ओके, अब पढ़ते हैं इसका उद्गम स्थल। वोल्गा नदी का जो उद्गम होता है वो कहां से होता है? मास्को में वल्दाई पहाड़ी से होता है। कहां से होता है? मास्को में वल्दाई नाम की जो पहाड़ी है उससे उद्गम होता है। किसका? वोल्गा नदी का। इसका समापन कहां होता है दोस्तों? इसका समापन या ये जाकर गिरती है वो कहां पर गिरती है? कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। कौन सी? वोल्गा नदी। तो देखिए वोल्गा नदी है यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है।
48-52 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उद्गम मास्को के वेल्दई पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और ये कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। ओके, दूसरी नदी है यूराल नदी। कौन सी नदी? यूराल नदी। यूराल नदी जो है इसका जो उद्गम होता है वो यूराल पर्वत से होता है। तो ये बात तो आपको पता चल गई कि यूराल जो नदी का उद्गम होता है वो यूराल पर्वत से होता है और इसका जो समापन या जाकर गिरती है ये कहां पर गिरती है? कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। ओके, अब देखिए आगे पढ़ते हैं। डेन्यूब नदी। कौन सी नदी? डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी का जो उद्गम होता है वो कहां से होता है? डेन्यूब नदी का उद्गम ब्लैक फॉरेस्ट से होता है और इसका जो समापन या जहां जाकर गिरती है वो है काला सागर। कहां जाकर गिरती है? काला सागर से जाकर गिरती है। तो डेन्यूब नदी का उद्गम जो होता है वो ब्लैक फॉरेस्ट से होता है और ये जाकर जो गिरती है वो कहां पर गिरती है? काला सागर में जाकर गिरती है। और ये जो नदी है वो 10 देशों में प्रवाहित होती है और ये 10 देशों की 5 राजधानियों के अंदर भी प्रभावित होती है। ये भी आप ध्यान में रखना। तो डेन्यूब नदी है वो 10 देशों में और 10 देशों की 5 राजधानियों से ये प्रवाहित होती है और ये कहां से निकलती है? ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और जाकर गिरती कहां है? काला सागर में जाकर गिरती है। ओके, अब हम पढ़ते हैं आगे राइन नदी। राइन जो नदी है इस राइन नदी को देखिएगा। राइन नदी को पहले सबसे पहले देखते हैं कि राइन नदी का अन्य नाम क्या है। इसको कोयला नदी के नाम से भी जानते हैं। राइन नदी को किस नाम से जानते हैं? कोयला नदी के नाम से या कोल रिवर के नाम से भी इसको जानते हैं। अब देखिए इसका उद्गम कहां से होता है? राइन नदी का उद्गम होता है वो होता है ओल्पस पर्वत श्रृंखला से। कहां से होता है? ओल्पस पर्वत से इसका उद्गम होता है। किसका? राइन नदी का। और ये समापन होती है या जाकर गिरती है वो उत्तरी सागर में जाकर गिरती है। कहां जाकर गिरती है? उत्तरी सागर में गिरती है। इसका उद्गम जो होता है वो ओल्पस पर्वत से होता है। किसका? राइन नदी का, जिसे कोयला नदी के नाम से भी या कोल रिवर के नाम से भी जानते हैं। यूरोप की सबसे व्यस्तम नदी है। तो ये आपसे पूछ ले कि यूरोप महाद्वीप की सबसे व्यस्तम जो नदी है वो कौन सी है? राइन नदी है। इसका जो उद्गम होता है वो कहां से होता है? ओल्पस पर्वत से होता है और ये जाकर गिरती है वो उत्तरी सागर में गिरती है। इसे कोल रिवर के नाम से या कोयला नदी के नाम से भी जानते हैं। जर्मनी व फ्रांस की सीमा पर ये स्थित है। राइन नदी जो है वो किसकी सीमा बनाती है? जर्मनी और फ्रांस की सीमा पर ये स्थित है राइन नदी। किसके ऊपर? जर्मनी और फ्रांस की सीमा पर स्थित है राइन नदी। ओके, अब देखिएगा अगली स्लाइड पर चलते हैं। अगली स्लाइड में देखिए प्रमुख नदियां, कुछ और नदियां हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। उनमें आता है पो नदी। कौन सी नदी? पो नदी। पो नदी को क्या कहते हैं? इटली की गंगा कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? इटली की गंगा कहते हैं। किसको? पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं। किस नदी को? इटली की गंगा कहते हैं। तो पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं और पो नदी है वो यूरोप महाद्वीप के अंदर स्थित है और इस पो नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर जो है वो कौन सा है? वेनिस। और वेनिस है कहां पर? इटली के अंदर है। तो पो नदी के किनारे पर बसा हुआ जो शहर है वो कौन सा है? वेनिस है और वेनिस है कहां पर दोस्तों? इटली के अंदर स्थित है। तो पो नदी जो है इसे इटली की गंगा कहते हैं। इसके किनारे पर शहर बसा हुआ है वो वेनिस है और वेनिस जो शहर है वो कहां पर है? इटली के अंदर है। अब देखिएगा आगे टेम्स नदी को पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? टेमस नदी को। टेमस नदी पर किनारे पर बसा हुआ जो शहर है वो कौन सा है? लंदन है। तो आपसे पूछ ले कि लंदन जो शहर है वो किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो दोस्तों टेमस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। कौन? लंदन। और लंदन की जो राजधानी है वो क्या है? पेरिस है। क्या है? पेरिस है। और लंदन जो बसा हुआ है वो टेमस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अब देखिए अगले पड़ता है कील नहर। कील नहर उत्तरी सागर व बाल्टिक सागर को जोड़ती है। कौन? कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। वो कौन जोड़ती है दोस्तों? वो जोड़ती है कील नहर। किसको? उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। कौन? कील नहर। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है कौन? कील नहर। ओके, अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। देखिएगा अगली स्लाइड पढ़ते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। तो देखिएगा हमने क्या पढ़ा है यहाँ पर? महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य किसके हैं दोस्तों? ये यूरोप महाद्वीप के महत्वपूर्ण तथ्य पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप है कौन? यूरोप महाद्वीप। उत्तरी जो गोलार्ध है
इस उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप है कौन सा है? यूरोप महाद्वीप है। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप महाद्वीप है। अब आगे देखिए, विश्व का सबसे घना बसा हुआ महाद्वीप, विश्व का सबसे घना बसा हुआ महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? वो भी यूरोप महाद्वीप है। तो विश्व का सबसे घना बसा हुआ महाद्वीप कौन सा है? यूरोप महाद्वीप है। आगे देखिए, यूरोप का सबसे व्यस्त अंत स्थलीय जलमार्ग कौन सा है? राइन नदी है। तो ये भी ध्यान रखना, यूरोप का सबसे व्यस्त अंत स्थलीय जलमार्ग अगर आपसे पूछे कौन सा है तो वो कौन सी है? राइन नदी है। तो सबसे यूरोप महाद्वीप का सबसे व्यस्त अंत स्थलीय जलमार्ग है वो है राइन नदी। आगे देखिए, यूरोप का औद्योगिक हृदय, यूरोप का औद्योगिक हृदय किस शहर को कहते हैं दोस्तों? वो कहते हैं रूहर बेसिन को। किसको कहते हैं? रूहर बेसिन को। तो यूरोप का औद्योगिक हृदय कहते हैं, यूरोप का औद्योगिक हृदय है वो है रूहर बेसिन। क्या है? रूहर बेसिन। अब देखिए, यूरोप का गर्म कंबल, यूरोप का गर्म कंबल किसको कहते हैं? यूरोप का गल्फ स्ट्रीम धारा को कहते हैं यूरोप का गर्म कंबल, जो विश्व की सबसे गर्म जलधारा है। कौन सी? गल्फ स्ट्रीम, जो कहां पर है? यूरोप महाद्वीप के अंदर स्थित है। तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो कौन सा है? यूरोप महाद्वीप है। विश्व का सबसे घना बसा हुआ महाद्वीप है वो भी यूरोप महाद्वीप है। यूरोप का सबसे व्यस्त अंतस्थलीय जलमार्ग जो पूछ ले तो वो राइन नदी है। और यूरोप का औद्योगिक हृदय किसको कहते हैं? रूहर बेसिन को कहते हैं। और देखिए यहाँ पर यूरोप का गर्म कंबल कहते हैं गल्फ स्ट्रीम धारा को, जो विश्व की सर्वाधिक गर्म जल धारा है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं, विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग, विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग है वो लंदन और पेरिस को जोड़ता है। ठीक है, विश्व का सबसे लंबा अगर भूमिगत रेल मार्ग पूछे तो वो कहां पर है? विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग आपसे पूछ ले तो वो कहां है? यूरोप महाद्वीप में है। और अगर ये पूछ ले कि वो किस और किस शहर को जोड़ता है तो वो लंदन और पेरिस को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? लंदन को पेरिस से जोड़ता है। विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग है यूरोप महाद्वीप के अंदर। ठीक है, विश्व का सबसे अधिक अंगूर व जैतून प्राप्त होती है वो कहां से होती है? इटली से होती है। तो ये बात ध्यान रखना, विश्व में सर्वाधिक अंगूर और जैतून का जो उत्पादन होता है वो कहां होता है? इटली के अंदर होता है। सर्वाधिक अंगूर और सर्वाधिक जैतून का जो उत्पादन होता है वो इटली के अंदर होता है। और इटली आती है यूरोप महाद्वीप के अंदर। इटली को यूरोप का भारत कहते हैं। ये बात तो सभी को पता है कि इटली जो है इसे यूरोप का क्या कहते हैं? भारत कहते हैं। इटली को यूरोप का भारत कहते हैं। यूरोप का सबसे बड़ा जो नगर है वो कौन सा है? लंदन है। और इसे फैशन नगर के नाम से ये प्रसिद्ध है। यूरोप का सबसे बड़ा नगर आपसे पूछे तो वो कौन सा है? लंदन है। और लंदन को क्या कहते हैं? सुंदरियों का देश भी कहते हैं और इसे फैशन नगर के नाम से भी जानते हैं। ओके, अब देखिए अगली स्लाइड को। अगली स्लाइड में देखिएगा, यूक्रेन। यूक्रेन जो है वो कहाँ है? यूरोप महाद्वीप में है। यूक्रेन जो है विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलियों के नाम से प्रसिद्ध है। यूरोप महाद्वीप जो है दोस्तों, सॉरी, यूक्रेन जो है वो यूक्रेन है विश्व का अन्न भंडार इसको कहते हैं। और रोटी की डलियों के नाम से प्रसिद्ध है। कौन? यूक्रेन। किसके नाम से प्रसिद्ध है? रोटी की डलियां और अन्न भंडार के नाम से प्रसिद्ध है। कौन? यूक्रेन। और यूक्रेन किस महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में स्थित है। देखिए आगे पढ़ते हैं फ्रांस शहर को, प्रमुख शहरों को पढ़ रहे हैं। फ्रांस, अंगूरों के उद्यान, अंगूरों के उद्यान व शैंपेन शराब के लिए प्रसिद्ध है। कौन? फ्रांस। अंगूर के उत्पादन और शैंपेन शराब के लिए जो प्रसिद्ध शहर है वो कौन सा है? फ्रांस है। क्या है? अंगूरों के उद्यानों के लिए और शैंपेन शराब के लिए जो प्रसिद्ध शहर है वो कौन सा है? यूरोप शहर, सॉरी, फ्रांस शहर है। ठीक है, इसे किसानों का देश भी कहते हैं। किसको कहते हैं? किसानों का देश, फ्रांस को। फ्रांस को क्या कहते हैं? किसानों का देश या वाइन यार्ड देश भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? किसानों का देश या वाइन यार्ड देश कहते हैं। किसको? फ्रांस को। किसानों का देश या वाइन यार्ड देश कहते हैं। किसको? फ्रांस को। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए अगला शहर है फिनलैंड। क्या है? फिनलैंड। फिनलैंड जो है इसे हजार झीलों का देश कहते हैं। कितना कहते हैं? फिनलैंड को हजार झीलों का देश कहते हैं। इसे 10,000 झीलों की भूमि भी कहते हैं।
10,000 जिलों की भूमि और 1,000 जिलों का देश। 1,000 जिलों का देश और 10,000 जिलों की भूमि कहते हैं किसको? फिनलैंड को। ओके, आगे देखिएगा, नॉर्वे को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं? नॉर्वे को। फ्रियार्ड तटों का देश क्या है? फ्रियार्ड तटों का देश के नाम से प्रसिद्ध है कौन? नॉर्वे। फ्रीयार्ड तटों के नाम से प्रसिद्ध है नॉर्वे। मध्य रात्रि के सूर्योदय का देश कहते हैं, मध्य रात्रि का सूर्योदय का देश किसको कहते हैं? नॉर्वे को कहते हैं। अब पढ़ते हैं स्विट्जरलैंड। क्या पढ़ते हैं? स्विट्जरलैंड को। यूरोप का खेल का मैदान किसे कहते हैं? यूरोप का खेल का मैदान किसे कहते हैं, या खेल मैदान किसे कहते हैं? स्विट्जरलैंड को। तो यूरोप का खेल मैदान है वो कौन सा कहलाता है? स्विट्जरलैंड। आगे देखिए डेनमार्क। डेनमार्क को देखिएगा, डेनमार्क है उसे पोल्डर, पोल्डर भूमियों का देश कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल्डर भूमियों का देश कहते हैं किसको? डेनमार्क को। डेनमार्क को पोल्डर भूमियों का देश कहते हैं। और यहाँ पर क्या है? ग्रीनलैंड। यहाँ पर क्या है? डेनमार्क के अंदर क्या है? ग्रीनलैंड, जो राजनीतिक दृष्टि से किसके अंतर्गत आती है? डेनमार्क के अंतर्गत आती है। देखिएगा, आगे देखिएगा, अगली स्लाइड देखिए। अगली स्लाइड में क्या लिखा है देखिए, महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा करते हैं यूरोप महाद्वीप की। तो विश्व का 60% चकुंदर का उत्पादन करता है वो कौन करता है? यूरोप महाद्वीप करता है। विश्व का 60% जो चकुंदर का उत्पादन होता है वो किस महाद्वीप में होता है? वो यूरोप महाद्वीप के अंदर होता है। किस महाद्वीप में होता है? यूरोप महाद्वीप में। विश्व का 40% कच्चा लोहा उत्पादित करता है कौन? यूरोप। तो दो बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है कि विश्व का 60% जो चकुंदर का उत्पादन करता है यूरोप महाद्वीप, और 40% कच्चे लोहे का उत्पादन करता है वो भी यूरोप महाद्वीप करता है। बर्मिंघम जो इंग्लैंड के अंदर है, इस्पात नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो इस्पात नगरी के नाम से प्रसिद्ध है वो कौन है? बर्मिंघम है, जो इंग्लैंड का एक शहर है। फ्रांस। फ्रांस जो है दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? समुद्रों की रानी कहते हैं। समुद्रों की रानी किस देश को कहा जाता है? फ्रांस को। समुद्रों की रानी किस देश को कहते हैं? फ्रांस को कहते हैं। सबसे लंबी जो नदी है फ्रांस की वो कौन सी है? फ्रांस की जो सबसे लंबी नदी है वो है लोयर नदी। कौन सी नदी? लोयर नदी। कौन सी नदी? लोयर नदी। लोयर नदी जो है वो फ्रांस की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? फ्रांस की लोयर नदी। आगे देखिएगा, पेरिस। पेरिस को पढ़ते हैं। सीन नदी, सीन नदी के किनारे पर स्थित है। पेरिस जो है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है? सीन नदी के किनारे पर स्थित है। सेंट पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग देखिएगा, उत्तर का वेनिस के नाम से प्रसिद्ध है। कौन? सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग जो है वो उत्तर के वेनिस के नाम से प्रसिद्ध है। आगे देखिएगा, स्पेन। मेसोटा का पठार, मेसोटा का जो पठार है वो कहां पर है? स्पेन के अंदर है। मसेटा का जो पठार है वो किस देश में है? स्पेन में। मसेटा का पठार किस देश में है? स्पेन में है। जॉर्जिया, जॉर्जिया जो है वो क्या है? ये सुनहरे ऊन का देश कहते हैं। जॉर्जिया को क्या कहते हैं? सुनहरे ऊन का देश कहते हैं। जॉर्जिया को क्या कहते हैं? सुनहरे ऊन का देश कहते हैं, जो भी कहां पर है? यूरोप महाद्वीप के अंदर स्थित है। अजरबैजान, अजरबैजान क्या है दोस्तों? शाश्वत अग्नि का देश। शाश्वत अग्नि का जो देश है वो कौन सा है? अजरबैजान है। शाश्वत अग्नि का देश, शाश्वत अग्नि का जो देश कहते हैं वो किसको कहते हैं? वो कहते हैं अजरबैजान को कहते हैं। तो दोस्तों आज ये यूरोप जो महाद्वीप है इसकी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, केवल उन्हीं को उठाया गया है इस क्लास के अंदर। तो तब तक के लिए हम अगली क्लास आपके लिए लेकर आए। धन्यवाद दोस्तों। इस क्लास को आप अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अलीसर सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।